हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर हम जो यहाँ पर टॉपिक चल रहे थे कौशी समाकल, कौशी प्रमेय के द्वारा हमने यहाँ पर क्या किया था। इसके जो अवकलज लिए थे, यानी बहुत संबंधित प्रदेश के लिए हमने प्रमेय पढ़ी थी कि अलग अलग जितने भी उसके पास नियम हो, वक्र हो, उन सबके समाकल के योग के बराबर होता है मेन वक्र का समाकल। ठीक है, अब हम यहाँ पर समाकल की जो बात करेंगे वो अनिश्चित समाकल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज, ठीक है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो माना कि एक से संबद्ध प्रदेश है हमारे पास, एक से संबद्ध प्रदेश, ठीक है। जी में एफ ऑफ जेड एक मानी विश्लेषित फलन है, एक मानी विश्लेषिक फंक्शन है, ठीक है। माना कि एक से संबद्ध प्रदेश है जी, उसमें एफ ऑफ जेड क्या है, एक मानी फंक्शन है, यानी कि एक मान दोगे जेड का तो एक ही मान मिलेगा, ठीक है। तब फलन फाई ऑफ जेड को एफ ऑफ जेड का प्रति अवकलज, क्या बोलते हैं हम, प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकल कहते हैं, ठीक है। प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकल कहते हैं। देन फाई ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। या फिर हम सोच सकते हैं फाई ऑफ जेड बराबर कैपिटल एफ ऑफ जेड। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं ना, एफ ऑफ जेड को ना इसका समाकल के बराबर। तो हम जानते हैं 12th में भी हमने समाकल पढ़ा था, तो इसी तरह की थ्योरम होती है स्टेटमेंट कि यहाँ पे एक क्षेत्र के अंदर बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसी की बात हो रही है, एक क्षेत्र के अंदर बात हम कर रहे हैं, तो हम उसी पे बेस एक थ्योरम करेंगे। और थ्योरम क्या है हमारी, यदि एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन हो तो अनिश्चित समाकल जेड जीरो से जेड एफ ऑफ जेड डी जेड जी में बिंदुओं जेड जीरो व जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है, ठीक है। यदि एक से संबद्ध प्रदेश है हमारे पास और जी में एफ ऑफ जेड जो है विश्लेषिक फलन हो तो अनिश्चित समाकल एफ ऑफ जेड डी जेड जी में बिंदुओं जेड जीरो व जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है, ठीक है। मतलब पथ से स्वतंत्र होता है, यानी कि जो मान का निकलेगा ना वो बिंदुओं को देख के निकलेगा कि स्टार्टिंग बिंदु कौन सा है और एंड वाला बिंदु कौन सा है, यानी कि पथ को देख के निकलेगा कि कितना वो चला है, कितना उसका वक्र है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास है, ये फाई ऑफ जेड फंक्शन है, ये C1 वक्र है, ये भी C2 वक्र है, ठीक है। एस आर पी ऑफ
Z0। ठीक है, दिशा सेम होनी चाहिए वरना कट के 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास इसमें S और R दो पथ हैं। अब उस पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बिंदु पर डिपेंड करेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ये खत्म हुआ है। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा, तो चीज हमें प्रूव करनी है। तो माना कि Z0 एक स्थिर क्या है, स्थिर बिंदु है। Z0 हमने क्या ले लिया, स्थिर बिंदु ले लिया, प्रारंभिक बिंदु ले लिया एक तरह से मान लो। दूसरा कोई बिंदु क्या है, Z है। दूसरा कोई बिंदु Z है। ठीक है, प्रदेश G में Z0 तथा Z को मिलाने वाले कोई दो वक्र C1 तथा C2 हैं। इनमें दो वक्र, ठीक है, तो इनमें से दो वक्र C1 तथा C2 हैं। ठीक है, इनमें दोनों वक्रों C1 और C2 नहीं है, C1 C2 को साथ लेंगे ना, C1 C2 को साथ लेने पर, एक साथ लेने पर, ठीक है, एक साथ लेने पर एक सरल समवृत्त कंटूर प्राप्त होगा। ठीक है, जिसमें f ऑफ z क्या है, विश्लेषिक फलन है। क्लियर, माना कि Z0 एक स्थिर बिंदु है, दूसरा कोई बिंदु क्या है, Z है, वहां पे हमें जाना है। प्रदेश G में Z0 तथा Z को मिलाने वाले कोई दो वक्र हैं C1 और C2, चाहे यहां से मिला लो चाहे यहां से मिला लो। ठीक है, दो वक्रों C1 C2 को एक साथ लेने पर सरल समवृत्त कंटूर प्राप्त होता है। सरल समवृत्त कंटूर का मतलब क्या है, जहां से गए वहां से पूरा मिल गया आपस में। ठीक है, सरल समवृत्त कंटूर प्राप्त होता है, हमें आपस में प्रॉपरली पूरा जो वक्र है वो दोनों तरफ से मिल जाएगा। और इसमें f और z क्या आ जाएगा, इस वक्र में f और z जो भी फंक्शन है वो क्या आएगा, विश्लेषिक आ जाएगा, है ना। तो हम क्या लगानी है इसके अंदर, कौशी समाकल प्रमेय लगानी है। इसमें क्या होता है कि f और z का मान, समाकल जो होता है पूरे वक्र के लिए फलन z का, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो कौशी समाकल प्रमेय से f ऑफ z dz बराबर 0। f ऑफ z dz बराबर, देखो C2 की तरफ से जा रहे हैं तो C1 की तरफ से आ सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा वो। ठीक है, ध्यान रखना दोनों एक ही तरफ से है, एक तरफ जाए, दिशा विपरीत है। ठीक है, दिशा विपरीत है दोनों में, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, तो आप ध्यान से देखिए कि देखो आप यहाँ से जा रहे हो, फिर यहाँ से भी जा रहे हो, तो ये यहाँ से जाके ऐसे आएगा, तो यहाँ से जाके ऐसे आएगा, तो दिशा तो विपरीत हो गई ना, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एक क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो इसलिए दोनों वक्रों के साथ लोगे तो वैल्यू एक दूसरे के क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो C2 f ऑफ z dz, गामा f ऑफ z का मान तो क्या है, 0 होता है, ये हम जानते ही हैं, माइनस C1 f z dz। बताइए होगा, है ना, होगा ना ये वैल्यू। एक जो है वक्र, दूसरे वक्र के साथ में क्या होगा, टर्म्स में जस्ट उल्टा होगा, साइन उल्टा होगा, बाकी सब चीज सेम होगी। तो
इसका मतलब क्या हुआ कि पी आर क्यू, ये जो रास्ता जा रहा है पी आर क्यू वाला, ठीक है, एफ ओ जेड डी जेड, ये तो C2 हो गया, और C1 जो वक्र है हमारे पास क्या हो गया पी एस क्यू। आप डायग्राम दे सकते हैं, मैं दोबारा दिखाता हूँ डायग्राम। पी आर क्यू, ये क्यू है यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्यू है और फलन फाई ऑफ जेड है। पी आर क्यू C2 के लिए और पी एस क्यू किसके लिए, इसको फाई अगर मानते हैं तो क्यू ले लो, पी एस क्यू किसके लिए C1 के लिए, दोनों वक्रों के लिए जो है यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे के लिए माइनस है। तो जब इधर तो इक्वल टू में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो एक इधर आ जाएगा तो वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो C2 एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर क्या हो जाएगा C1 एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अतः Z0 तथा Z को मिलाने वाले किसी वक्र के अनुदिश एफ ऑफ जेड का समाकल समान है। समाकल क्या है, समान है। यह समाकल केवल बिंदुओं, ठीक है, यह समाकल केवल बिंदुओं Z0 तथा Z पर निर्भर करता है, ठीक है। Z0 तथा Z को मिलाने वाले किसी वक्र के अनुदिश एफ और जेड का समाकल समान होगा, क्योंकि समाकल देखो दोनों तरफ से रास्ता जा रहा है, रास्ता पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिंदु पे डिपेंड करेगा, समान होगा, ठीक है। समाकल बिंदु Z0 जेड पर ही निर्भर करेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, C1 एफ ओ जेड डी जेड बराबर C2 एफ ओ जेड डी जेड इक्वल टू Z0 से Z एफ ओ जेड डी जेड। समझ में आया? मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा है कि दोनों वक्रों की तरफ से हम लेके गए तो समाकल कैसा आया, समान आया। समाकल दोनों वक्रों के हिसाब से समान आ रहा है, तो मतलब कि वैल्यू जो है आपके पास अंदर कुछ भी हो, दोनों समान है। अब वक्रों पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर वक्रों पे डिपेंड करता तो फिर C1 और C2 वक्र के अकॉर्डिंग जो समाकल है वो बराबर नहीं होता। तो Z0 Z को मिलाने वाला किसी भी वक्र के अनुदिश एफ जेड से समाकल क्या है, समान है, चाहे वो C1 हो चाहे C2 हो। भाई समाकल केवल बिंदुओं Z0 और Z पर निर्भर करेगा, ठीक है, केवल किस पर करेगा, उसके सबसे कम और सबसे अधिकतम सीमा पर, लिमिट पर निर्भर करेगा। तो लिख सकते हैं कि C1 और C2 क्या है, आपस में बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, Z0 से Z के बराबर, ठीक है। तो जहां पर हम क्या कहते हैं कि Z0 को हम कहते हैं निम्न सीमा, Z0 को निम्न सीमा तथा Z को ऊपरी सीमा कहते हैं, ठीक है, ऊपरी सीमा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, फाई ऑफ जेड बराबर Z0 से Z एफ ऑफ एक्साई और डी एक्साई, ठीक है। इसको ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। Z0 को ऊपरी सीमा कहते हैं और Z को निम्न सीमा कहते हैं। इसके हिसाब से हमने ये टर्म बनाई कि Z की जगह एक्साई ले लिया तो उसके भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम आगे से प्रूव करेंगे, थ्योरम का जो पार्ट है ना, ये पार्ट है, ये आगे प्रूफ होगा आपके नेक्स्ट थ्योरम के लिए, पूरा इसको प्रूव करना होगा हमें, है ना। तो इसका यहाँ पे खाली लिखा है मैंने, समझ में आया आपको। एक बात तो ये थी कि आपके पास जो वक्र है, वक्र में जितने भी वक्र हों, एक तो अभी थ्योरम पहले प्रूफ की थी हमने कि यहाँ पर C है एफ जेड डी जेड, तो वो अंदर अपने अंदर जितने भी उसके पास वक्र हैं उनके ऐड के बराबर होता है उसका समाकल, ठीक है।
दूसरा, पूरे समाकल का जो योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और तीसरा कि समाकल उसके वक्रों के पथ पर निर्भर नहीं करता, समाकल उसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो तीनों चीजें यहाँ पर आपको देख ली थ्योरम्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसी पर बेस है, सेम इसी चीज को प्रूव करना होगा हमें। उस पर हम अवकलनीयता के बारे में है वो हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज कितना ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप, पूछेंगे तभी समझ में आएगा, या फिर खुद ट्राई करें। ठीक है, ये चैप्टर में अब एक टॉपिक और है, फिर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा ये। थैंक यू।